गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे आप लोग सभी। हम लोग बेटा लास्ट क्लास के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। और जहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पढ़ने के बाद हम लोगों को ये पता चला कि जो लाइट होती है उसके पास वेव नेचर होता है, क्योंकि लाइट भी वो सभी प्रॉपर्टीज शो करती है जो एक वेव करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो लाइट भी डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस फिनोमिना शो करती है। लेकिन आगे चलकर थोड़ा पता चला तो उन्होंने देखा कि भाई लाइट जो है वो अगर आपका डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस फिनोमिना शो कर रही है तो उसे अगर आप लोग बात करो तो कुछ और दूसरे जो नेचर थे, फॉर एग्जांपल ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का कॉन्सेप्ट वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो जिसकी वजह से पता चला कि भाई लाइट जो है ना वो ओनली वेव नेचर की तो नहीं है, इसके अंदर कोई दूसरी बात तो है जिसको हम लोग अभी तक इंक्लूड नहीं कर पाए हैं। तो इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक दूसरे साइंटिस्ट आए और उन्होंने क्या बताया कि भाई लाइट जो है ना उसके पास वेव नेचर नहीं, पार्टिकल नेचर भी है। क्लियर है? तो समटाइम्स अगर मैं बात करूं तो वेव जो लाइट है वो वेव नेचर की तरह बिहेव करती है और अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं तो पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव करती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते थे कि लाइट का एक ड्यूल नेचर। हम बात करेंगे कि मैक्स प्लैंक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम हमें बताया था कि जो लाइट होती है उसके पास पार्टिकल नेचर भी होता है। उन्होंने ये मना बिल्कुल नहीं किया कि उनके पास वेव नेचर नहीं होता, वेव नेचर होता है लाइट के पास, लेकिन साथ में उसके पास एक पार्टिकल नेचर भी होता है। तो पार्टिकल नेचर अगर वे लाइट के पास होता है तो वो हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दोनों कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से शो कर पाएगी। समझ गए? तो सबसे पहले आज की क्लास के अंदर हम लोग देखते हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है। जरा समझिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन को क्या होते हैं। सबसे पहले अगर मान लो मैं कोई भी एक बॉडी लेता हूं, क्लियर है, और उस बॉडी के ऊपर एक व्हाइट लाइट डालता हूं। कैसी लाइट डालता हूं बेटा? व्हाइट लाइट डालता हूं। क्लियर आप लोगों को? तो व्हाइट लाइट डालने पर क्या होगा, कुछ लाइट को तो वो एब्जॉर्ब कर लेगी बॉडी, कुछ लाइट्स को वो रिफ्लेक्ट करेगी, और जिस लाइट को वो रिफ्लेक्ट करेगी उसी की वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हमें उस बॉडी का कलर पता चलेगा कि इस बॉडी का कलर कैसा है। क्लियर? फॉर एग्जांपल आपको पता है कि हमारे हेयर्स ब्लैक क्यों दिखाई देते हैं, ठीक है, मेरी स्किन का कलर ऐसा क्यों है, मेरी कोई चेयर है उसका कलर ऐसा क्यों है। क्लियर? ये व्हाइट कलर का क्यों दिखाई दे रहा है? तो इसके पीछे कोई जो रोज है वो रेड कलर का दिखाई देता है, पेड़ पौधे हरे कलर के। तो इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन क्या है कि जो जिस कलर की लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है वैसा ही कलर हम लोगों को शो होगा। समझ में आ गई? और तीसरा उन्होंने कहा कि कुछ लाइट है वो बेटा क्या होती है, ट्रांसमिटेड हो जाती है, उसके आर पार निकल जाती है। समझ में आ गया आप लोगों को? तो अगर मैं बात करूं यहां पर जो व्हाइट लाइट आ रही है इसमें आपको पता है डिफरेंट कलर की वेवलेंथ है, लैम्बडा की वैल्यू अलग अलग होंगी। यहाँ पर जब कलर अलग अलग है तो आपको पता है व्हाइट लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द 7 कलर्स, 7 कलर लाइट, तो सभी की वेवलेंथ यहाँ पर अलग 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 होगी। तो कुछ यहाँ पर क्या कर ली जाएंगी, एब्जॉर्ब कर ली जाएंगी, कुछ क्या होंगी बेटा, रिफ्लेक्ट होंगी, और कुछ क्या होंगी यहाँ पर, ट्रांसमिटेड होंगी। समझ में आ गया आप लोगों को? तो अगर मैं ट्रांसमिटेड की बात करूं तो जब लाइट यहाँ से क्रॉस हो गई तो वो यहाँ से भी बाहर बेटा निकल रही होगी। अरे बोलो, तो वो लाइट को ये बॉडी क्या कर रही होगी, इमिट भी कर रही होगी। समझ में आ गया आप लोगों को? तो अगर मैं यहां पर इस बॉडी को ब्लैक बॉडी मानता हूं, मेरी बात को समझ में आई आपको? अगर मैं इस बॉडी को ब्लैक बॉडी मानता हूं तो जितने भी कलर की मैंने इसके ऊपर लाइट डाली है, व्हाइट लाइट मतलब 7 कलर्स की लाइट मैंने इसके ऊपर डाली है, तो ये हर प्रकार की कलर की वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगी। समझ में आई आप लोगों को? हर कलर के वेवलेंथ वाली लाइट को क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब। तो मैं कह सकता हूं कि जो ब्लैक बॉडी है वो एक परफेक्ट एब्जॉर्बर का काम कर रही है। यहां पर किसका काम कर रही है बेटा, बोलिए, परफेक्ट एब्जॉर्बर का। और जब वो परफेक्ट एब्जॉर्बर का काम कर रही है यहां पर, तो अगर वो एब्जॉर्ब कर रही है तो सारी लाइट्स को बाद में वो क्या करेगी, इमिट करेगी। तो जब वो यहां से ब्लैक बॉडी बाहर लाइट्स को निकाल रही है यहां से, तो वो हर कलर की फ्रीक्वेंसी या हर तरह की वेवलेंथ की लाइट्स को यहां से बाहर इमिट करेगी। तो इमिट करेगी तो मैं कह सकता हूं कि जो ब्लैक बॉडी है वो एक परफेक्ट इमिटर है।
समझ में आ गया? तो व्हाट इज ब्लैक बॉडी? ब्लैक बॉडी क्या होती है? ब्लैक बॉडी वो बॉडी होती है जो हर कलर की वेवलेंथ को या हर प्रकार की लाइट की वेवलेंथ को, हर प्रकार की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगी और हर प्रकार की वेवलेंथ को क्या कर लेगी? वो इमिट भी करेगी। वो हमारी क्या कहलाएगी? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्लियर है आप लोगों को? मेरी बात समझ में आई? चलो आगे देखते हैं। अगर मैं कहूं आप लोगों से कि अगर मैं वेवलेंथ लैम्बडा मैक्स वर्सेस इंटेंसिटी के साथ ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूं, क्लियर आप लोगों को? जो कौन सी जो ये वेव्स यहां से इमिट हो रही है इनके बीच में, तो आपको पता है ये जो वेव इमिट हो रही है इनकी कोई ना कोई वेवलेंथ रही होगी। तो हर प्रकार की वेवलेंथ यहां से निकल रही, ध्यान से देखना, हर प्रकार की वेवलेंथ की लाइट यहां से निकल रही है। तो वो कौन, देखो इसको अच्छे ढंग से समझना है जरा। देखिए मान लो ये एक मेरे पास ब्लैक बॉडी थी, यहां से लाइट आई और यहां से अलग अलग वेवलेंथ की लाइट, लैम्बडा 1, लैम्बडा 2, लैम्बडा 3, लैम्बडा 4, ऐसे ऐसे लैम्बडा n टाइप की वेवलेंथ यहां से बाहर निकल रही है। तो कुछ वेवलेंथ यहां पर नंबर में कम होंगी और कुछ वेवलेंथ यहां पर क्या होंगी? ज्यादा, लेकिन निकलेंगी सभी प्रकार की वेवलेंथ यहां से बाहर। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये ब्लैक बॉडी परफेक्ट इमिटर का काम करती है। क्लियर? अब अगर मैंने इनकी इंटेंसिटी वर्सेस लैम्बडा मैक्स ग्राफ प्लॉट किया तो मेरा ग्राफ कुछ इस प्रकार से आ रहा था। समझ में आप लोगों को? इस प्रकार से मेरा ग्राफ आ रहा है। क्लियर आप लोगों को? तो आप लोग देखोगे कि जब लैम्बडा की वैल्यू बहुत कम थी तो उस समय इंटेंसिटी भी बहुत कम थी। जैसे जैसे लैम्बडा मैक्स बढ़ता जा रहा है इंटेंसिटी की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। एक टाइम ऐसा आएगा कि लैम्बडा की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी, और उनकी इंटेंसिटी भी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। क्लियर आप लोगों को? तो मतलब इस वेवलेंथ की लाइट सबसे ज्यादा बाहर इमिट हो रही है क्योंकि इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, और इस कलर की वेवलेंथ, जो ये वेवलेंथ यहां से निकल रही है, इसके रिस्पेक्ट में, इसके कोरस्पॉन्डिंग में जो कलर होगा वही कलर हमको क्या होगा बेटा? दिखाई देगा। समझ में आ गया? कोरस्पॉन्डिंग कलर मतलब कोई भी कलर है उसकी वेवलेंथ जितनी ये वाली होगी जो शो कर रहा है ये वाली वैल्यू यहां से यहां तक, तो क्लियर है? वही कलर हम लोगों को क्या होगा? शो होगा। ये वैल्यू लैम्बडा की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी क्योंकि मैंने कहा कि यहां पर हर प्रकार की वेवलेंथ बाहर निकलेगी, भले ही इंटेंसिटी कम हो या ज्यादा हो। समझ में आ गया आप लोगों को बात? मेरी बात समझ में आई? तो देखिए ध्यान से देखना, आप लोग किसी भी एक आयरन रॉड को हीट करते हो तो सबसे पहले जब आप उसको हीट करते हो तो उसका कैसा कलर आता है? रेड कलर। आफ्टर देन कैसा कलर आता है? येलो कलर। और सबसे लास्ट में कैसा कलर हो जाता है बेटा उसका? ब्लू कलर। जरा देखिए, अब मेरे पास ये आयरन रोड है, इस आयरन रोड को मैं क्या कर रहा हूं? हीट कर रहा हूं। तो हीट कर रहा हूं तो ये आयरन रोड क्या कर रहा है? हर प्रकार की वेवलेंथ को क्या कर रही है बेटा? एब्जॉर्ब कर रही है। अब एब्जॉर्ब कर रही है तो अपने पास तो रखेगी नहीं, बाहर भी निकालेगी, इमिट करेगी। और जब इमिट करेगी तो सबसे पहले जिस कलर की वेवलेंथ हम लोगों को यहां से इमिट हो रही है, तो वो जो वेवलेंथ यहां से इमिट हो रही है उनकी लैम्बडा की वैल्यू या उनकी वेवलेंथ की वैल्यू रेड कलर की वेवलेंथ के साथ मैच करती थी। समझ में आया आप लोगों को? और जब रेड कलर की वेवलेंथ के साथ मैच करती थी तो हमें स्टार्टिंग में कैसा दिखाई देता था? रेड कलर। अब इसको हम और ज्यादा हीट कर रहे हैं, और ज्यादा हीट कर रहे हैं, तो अब जो यहां से वेवलेंथ निकलेगी उनकी लैम्बडा की वैल्यू क्या होगी? और ज्यादा होगी, या सॉरी लैम्बडा की वैल्यू कम होगी और फ्रीक्वेंसी यहां पर क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इसका मतलब यहां पर कौन सा हुआ? येलो कलर दिखाई देगा। और ज्यादा हीट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी और ज्यादा बढ़ जाएगी, लैम्बडा की वैल्यू और ज्यादा घट जाएगी। तो इसका मतलब अब सबसे लास्ट में हम लोगों को कैसा कलर दिखाई देगा? ब्लू कलर दिखाई देगा। आप लोगों को पता है ना, लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी फ्रीक्वेंसी। तो जिस कलर की वैल्यू हमें दिखाई देगी या जिस कलर की फ्रीक्वेंसी की लाइट यहां से इमिट होगी, हमें वैसा ही कलर दिखाई देता है। तो इनिशियली आयरन रोड हमें रेड दिखाई देती है, आफ्टर देन येलो एंड आफ्टर देन ब्लू, बिकॉज द वैल्यूज ऑफ द फ्रीक्वेंसी इमिटेड बाय द रेडिएशंस। क्लियर है? जो रेडिएशंस बाहर निकल रही है उनकी फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होगी वो जिस कलर के साथ मैच करेगी हमें वही कलर क्या होगा? दिखाई देगा। क्लियर है आप लोगों को? उसके बाद हम लोगों ने जो ग्राफ प्लॉट किया है, ये हम लोगों ने बात की ऑन द बेसिस ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अगर मैं इसकी बात करूं आप लोगों के साथ यहां पर, तो अगर मैं लाइट को एक वेव नेचर मानता हूं तो इसका ग्राफ लैम्बडा वर्सेस इंटेंसिटी का जो ग्राफ हो रहा है वो कुछ इस प्रकार से ग्राफ आता है। क्लियर आप लोगों को? तो इसका ग्राफ देखिए बिल्कुल यहां पर एट हाई लैम्बडा, जब लैम्बडा की वैल्यू ज्यादा है तो उस समय इसका ग्राफ बिल्कुल
पर्टिकुलर है जैसे ब्लैक बॉडी बिहेव करती है, लेकिन एट लो वैल्यू ऑफ लैम्डा ये दोनों ग्राफ अपोजिट डायरेक्शन में है और इनके बीच में जो ये लार्ज डिफरेंस है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि लाइट के पास एक पार्टिकल नेचर भी प्रेजेंट है, या मैं कहूं कि वेव नेचर जो है ना लाइट का, वो अकेला नहीं, इसके साथ कोई दूसरा नेचर भी होगा। और हमको बाद में पता चला कि लाइट के पास वेव नेचर के अलावा एक पार्टिकल नेचर भी होता है, इसी वजह से लाइट के पास कैसा नेचर होगा? ड्यूल नेचर होगा। क्लियर है आप लोगों को? ये बात समझ में आई? क्लियर है? तो व्हाट इज ब्लैक बॉडी? ब्लैक बॉडी क्या होती है? परफेक्ट एब्जॉर्बर और परफेक्ट इमिटर होती है। हर प्रकार की वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब करती है और हर प्रकार की वेवलेंथ की लाइट को ये इमिट करती है। जिस प्रकार की फ्रीक्वेंसी की लाइट ये इमिट करेगी, हमें वैसा ही कलर देगा। एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया, आयरन रोड इनिशियली हम लोगों को रेड दिखाई देती है, आफ्टर देन येलो एंड एट लास्ट ब्लू। जितनी ज्यादा आप हीट दोगे उतनी ही फ्रीक्वेंसी की लाइट आपकी क्या होगी बेटा? बाहर निकलेगी। क्लियर है? अब सिंपल से कॉन्सेप्ट है ना, वो हम बाद में बात करेंगे जब हम प्लैंक्स कांस्टेंट क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे, इज इक्वल टू h की मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ। क्लियर आप लोगों को? तो अभी तक ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होता है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्यों एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था इसके पीछे आप लोगों को पता चला, क्योंकि ब्लैक बॉडी डिपेंड करता है लाइट के पार्टिकल नेचर पर, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी हम लोगों को लाइट का ओनली वेव नेचर एक्सप्लेन करती है। क्लियर आप लोगों को? तो ये हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशंस था। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, दैट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो नेक्स्ट इफेक्ट हम लोगों के पास, दैट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या होता है ये इफेक्ट? भी लाइट के वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं हुआ, लाइट के पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन हुआ है, और लाइट का जो पार्टिकल नेचर है वो मैक्स प्लैंक ने दिया, जिसको हम लोगों ने बात करेंगे नेक्स्ट पार्टिकल थ्योरी के बारे में। क्लियर आप लोगों को? क्वांटम थ्योरी भी उनको बोलते हैं हम लोग, वहां पर हम लोग इससे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्या कैसे बताया वो बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट ये बात जानना है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। समझ में आ गया आप लोगों को? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? मान लो बेटा मेरे पास कोई भी एक मेटल की सरफेस है। क्लियर है? सभी को समझ में आया? कोई भी मेटल की सरफेस है, और ये मेटल की जो सरफेस है, अगर मैं इसके ऊपर कोई भी एक इंसिडेंट लाइट डालता हूं, ध्यान से समझना, मैंने कोई भी एक इंसिडेंट लाइट डाली और उस लाइट की जो एनर्जी थी, मैं मान के चलता हूं E इज इक्वल टू एच न्यू के बराबर। क्लियर आप लोगों को? समझ में आ गया आप लोगों को? और ये लाइट यहां पर जैसे ही आएगी तो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट होंगे उनकी कोई ना कोई एनर्जी होगी, जिसको हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² कहा। क्लियर? तो इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मेरा कहने का मतलब जरा ध्यान से समझिएगा कि मैंने कोई भी एक इंसिडेंट लाइट यहां पर किसी भी मेटल सरफेस पर डाली, और मेटल सरफेस पर डालते ही यहां से क्या होने लग गए? इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने लग गए। उन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? हाफ mv²। क्लियर है आप लोगों को? मेरी बात समझ में आई? चलो अब बात आपके दिमाग में ये आ रही होगी कि सर ये मेटल आप लोग, मैं तो आयरन के मेटल लूंगा, उसके ऊपर यहां से इलेक्ट्रॉन लाइट डालते हैं तो वहां से तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलते। अब डिपेंड करता है कि ये मेटल्स आपने ली कौन सी है। जनरली हम लोग जो यहां पर ये मेटल्स लेने वाले हैं, उन मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी लो होनी चाहिए। What do you mean by ionization energy? Ionization energy का मतलब the minimum amount of energy is required to eject the electron. इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए, वो हमारी क्या होगी? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हमें यहाँ पर ऐसी मेटल्स चूज करनी है जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? बहुत कम होगी। क्लियर है आप लोगों को? फॉर एग्जाम्पल यहां से सनलाइट आई और वो किसकी फॉर्म में आई? फोटॉन्स की फॉर्म में आई। क्लियर आप लोगों को? और वो फोटॉन्स की फॉर्म में इस मेटल सरफेस पर टकराई। इस मेटल सरफेस की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत लो थी, वो सनलाइट से एनर्जी यहां पर इलेक्ट्रॉन था, उस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया? इस लाइट को एब्जॉर्ब किया। क्या किया बेटा? बोलिए। एब्जॉर्ब किया, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गया, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो एनर्जी यहां से कहां चलेगी बेटा? इसकी काइनेटिक एनर्जी में। क्लियर है आप लोगों को? ये इलेक्ट्रॉन, तो मैं आप लोगों से कहूं तो यहां पर मिनिमम अमाउंट एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। हमें एक पर्टिकुलर मिनिमम इतनी एनर्जी चाहिए कि वो इस इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकाल सके। तो उस एनर्जी को बेटा हम लोग यहां पर एक वर्ड बोलते हैं, दैट इज वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? वर्क फंक्शन, जिसको हम लोग साई से डिनोट करते हैं।
क्लियर है आप लोगों को? तो व्हाट इज वर्क फंक्शन? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स। इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मिनिमम हमें कितनी एनर्जी चाहिए, वो क्या कहलाएगी बेटा बताइए? हमारी वर्क फंक्शन कहलाएगा। तो वर्क फंक्शन कहलाएगा। अच्छा, इस लाइट की कोई ना कोई बेटा जब E इज इक्वल टू किसके बराबर है? h न्यू, तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है? फ्रीक्वेंसी। जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी तो एनर्जी होगी, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ the minimum amount of frequency is required to eject the electron। इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए हमें मिनिमम अमाउंट की जो फ्रीक्वेंसी चाहिए बेटा, उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग थर्सहोल्ड फ्रीक्वेंसी, कौन सी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं? थर्सहोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर है आप लोगों को? क्या बोलेंगे बेटा उसको हम लोग? थर्सहोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर है आप लोगों को? मेरी बात समझ में आई? अरे मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? चलो भाई बहुत अच्छी बात है। अभी आप लोगों को यहाँ पर सिंपल सी बात है, किसी का वर्क फंक्शन जितना कम होगा वो उतनी ही अच्छी मेटल होगी इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए। क्लियर है? और जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी वो एनर्जी उतनी ही ज्यादा देगा, और एनर्जी ज्यादा देगा तो हमारे लिए तो उतना ही फायदा, इलेक्ट्रॉन्स आसानी से बाहर निकलेंगे। अरे क्लियर है? तो अगर मैं बात करूं तो यहां से हमें कितनी एनर्जी देनी चाहिए? टोटल एनर्जी, तो एनर्जी कितने बराबर होनी चाहिए? एक तो h न्यू नॉट के बराबर होना चाहिए प्लस हाफ mv स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। क्लियर है? तो ये एनर्जी किसके बराबर थी? h न्यू के बराबर थी। तो हम लोगों ने जो एनर्जी दी h न्यू, वो क्या की? h न्यू नॉट किसके लिए यूज हुई? इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए। क्लियर है आप लोगों को? और हाफ mv स्क्वायर, ये एनर्जी क्या हुई? जो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी थी। तो यहां से कुछ एनर्जी यहां पर कंज्यूम हुई होगी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए, और कुछ एनर्जी कंज्यूम होगी इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए। समझ में आ गया? तो टोटल दोनों का सम था, वही तो एनर्जी हम लोगों ने बाहर दी थी। क्लियर आप लोगों को? तो अगर मैं इसको लिखूं h न्यू माइनस h न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, h कॉमन ले ले तो v माइनस v नॉट इज इक्वल टू किसके बराबर बेटा बताइए? काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहूं y इज इक्वल टू m इंटू एक्स के बीच में, मतलब v माइनस v नॉट, न्यू नॉट है जो, अपॉन काइनेटिक एनर्जी के, तो मेरा ग्राफ कैसा आएगा बेटा? यहां पर जिसके स्लोप की वैल्यू हमारी बताएगा कौन? h, और यहां पर जो h है बेटा इसको बोलते हैं फ्लैंक्स कांस्टेंट। हम देखेंगे क्या होता है अभी नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हमारा फ्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है, वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है आप लोगों को? यहां तक की बात समझ में आई? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब मैं क्या करता हूं, ये जो लाइट है, मेरी बात समझ में आ गई? इस लाइट की अगर मैं इस लाइट की फ्रीक्वेंसी को क्या कर देता हूं? इंक्रीज कर देता हूं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं इस लाइट की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देता हूं तो क्या होगा? तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने वाले हैं उन इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड, या मैं कहूं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ध्यान से समझ रहे? बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट करके लिख लो। अगर मैं यहां पर जो इंसिडेंट लाइट है, इस इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता हूं तो इन इलेक्ट्रॉन्स की क्या बढ़ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स बहुत जल्दी बाहर निकलने लग जाएंगे। समझ में आ गया आप लोगों को बात? अच्छा, दूसरी बात, अगर मैं इस इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा देता हूं, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं इस इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा देता हूं तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल रहे थे उनकी काइनेटिक एनर्जी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी रहती है वही रहेगी, बट नंबर ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां से इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। अब यहां से ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने लगे। ये दोनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता हूं तो क्या होगा? इंटेंसिटी को बढ़ाता हूं तो क्या होगा? आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से देखने हैं। दिस इज नोन एज दी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ध्यान रखना, ये जो मेटल्स आप लोगे, ये मेटल्स वो मेटल्स चूज करोगे जिनका यहां पर आप लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम होगी। जनरली सीजियम मेटल्स हम लोग यूज करते हैं क्योंकि इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम है। तो आपको पता है ना,
तो रेडियो एक्टिव हो गया। तो नीचे की तरफ चलते हैं तो क्या होती है, आयोनाइज्ड एंथैल्पी क्या होती है बेटा, डिक्रीज। क्यों होती है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं, बढ़ते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स का कम होता है ना, तो इस वजह से आयोनाइज्ड एंथैल्पी क्या हो जाती है, घट जाती है। तो सीजियम मेटल हमारे लिए बहुत अच्छी है। अभी दूसरा एग्जांपल, हम लोग घरों में सोलर प्लेट्स वगैरह यूज करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स जो यूज करते हैं, वहां पर क्या होती है बेटा, जब सनलाइट आती है, क्लियर आप लोगों को, तो क्या फिनोमिना होता है, यही तो फिनोमिना होता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल वाला। और क्या चीज है उसके अंदर, वो इलेक्ट्रिसिटी कहां से प्रोड्यूस होगी, तो जैसे ही वहां पर लाइट आती है, लाइट आने के बाद वहां से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं हमारे इन्वर्टर के पास, वो उसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। क्लियर है आप लोगों को। तो सिमिलरली बात यहां पर ये हुई कि जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं वही तो चार्ज है, और किसी भी चार्ज पार्टिकल का फ्लो करना ही तो करंट कहलाता है। क्लियर आप लोगों को। तो इस प्रकार से ये हमारे पास एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया अच्छे तरीके से। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपकी, वर्क फंक्शन क्या होता है, आप लोगों को बहुत अच्छे से मैंने बताया है। और तो कोई तो, अच्छा एक बात और रह गई थी अभी, इसका प्रूफ है एक, और प्रूफ क्या है जरा देखिएगा। मान लो मैंने डिस्चार्ज ट्यूब ले ली, ध्यान से देखना, इस डिस्चार्ज ट्यूब पर एक इलेक्ट्रोड लगाई, और उस इलेक्ट्रोड के मैंने एक सिरे पर मेटल कर दी, ज्वाइन करी, और दूसरे सिरे पर मैंने क्या किया, एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगाया। गैल्वेनोमीटर किस लिए यूज किया जाता है पता है आप लोगों को, स्मॉल अमाउंट करंट को मेजर करने के लिए, फिजिक्स के अंदर बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा होगा। स्मॉल अमाउंट करंट को मेजर करने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। और मैंने इस यहाँ पर एक इंसिडेंट लाइट इस मेटल सरफेस के ऊपर टकराई, अगर ये फिनोमिना वास्तव में होता होगा तो ये फिनोमिना यहां पर भी होगा, मानते इस बात को। और मेटल हमने वो चूज की जिसकी क्या थी बेटा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम थी। तो अगर मैं यहां पर एक इंसिडेंट लाइट जिसकी एनर्जी की वैल्यू E = h के बराबर की, क्लियर है, ये मैंने इसके ऊपर डाली, तो यहां से भी क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए, और इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल सरफेस से निकलकर एनोड की तरफ जाने लगे। क्लियर है, मतलब दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ जाने लगे, और जैसे वो दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ गए तो इनके बीच का जो सर्किट था वो सर्किट अब कंप्लीट हो गया, और सर्किट कंप्लीट हो गया तो ये गैल्वेनोमीटर क्या शो कर रहा था, डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। और जब ये गैल्वेनोमीटर अगर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वास्तव में इसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमिना हुआ है। क्लियर है आप लोगों को। तो इस बात से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि वास्तव में ऐसा कोई फिनोमिना होता है, और ये फिनोमिना और ब्लैक बॉडी रेडिएशन और मैं कहूं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दोनों लाइट के पार्टिकल नेचर की वजह से एक्सप्लेन होते हैं। इनकी एक्सप्लेनेशन और फ्लक्स क्वांटम थ्योरी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।